वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के थ्रू जो है वो आज हम एड्स वाला जो टॉपिक है उसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। एड्स जो है इसके बारे में हमने देखा अब तक के जो भी हमारे लास्ट वीडियोस हैं रिलेटेड टू एड्स, इसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ एड्स, किसकी वजह से होता है, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्या क्या कॉजेज है ना। आज जो है वो हमको देखना है इसके प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, एज सच देखा जाए तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक के कोई पूरी तरह से इलाज मतलब क्योर वो पूरी तरह से ठीक हो जाए ऐसा कोई इलाज अभी तक के जो है वो मेडिकल साइंस में जो है वो अभी तक के मिला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यही कहा है कि एड्स हैज़ नो क्योर। ठीक है, उसे जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे जो है वो थोड़ा सा ट्रीट किया जा सकता है ताकि जिसकी वजह से एड्स के जो पेशेंट हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी और बेटर हो सके। ठीक है, और इसके अलावा मतलब ट्रीटमेंट में वही है कि एड्स के जो भी पेशेंट है उनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो सके और थोड़ा जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सके, मतलब उनकी ज़िंदगी का जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ सके। इसीलिए ऐसी बीमारी से बचना मतलब प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो हमारे पास में एक विकल्प होगा। तो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो अगर हमें इस डिसीज़ के बारे में मालूम है, सारी जानकारी है, तो हम इस तरह के डिसीज़ के संपर्क में नहीं आ सकते। तो यहीं पे प्रिवेंशन में यही बताया है कि ठीक है कि हम कैसे अपने आप को इस डिसीज से बचा सकते हैं, यही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है ना। जो भी पर्सन्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जो ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जिनको ये डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे सेक्स वर्कर्स होते हैं, वो जो है ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनमें सेक्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं उनमें HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, किन किन कारणों की वजह से ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में उन्हें एजुकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उस बारे में नॉलेज रखेंगे, उनको उस बारे में मालूमात होगी, तो वो अपने आप को उससे बचा सकते हैं। देन इसके बाद में डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंजेस, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो भी सिरिंज है या निडल है, जो भी इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ की जाती है, ये अगर डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक ही बार बार जो है वो अगर यूज़ करते हो तो ऐसे में जो है वो डिसीज ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटर जो है वो डिस्पोजेबल यूज़ करें, प्लस उसको डिस्पोज प्रॉपरली करें और इमीडिएटली करें। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया और कल फेंकेंगे परसों फेंकेंगे, हो सकता है कि उसे कोई और यूज़ कर ले ऐसा समझ के कि ये यूज़ करने वाली है, तो इसीलिए उसका डिस्पोजल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नहीं सेक्सुअल हैबिट्स, जैसे कि बताया कि हर प्रकार के ओरल सेक्स बोलो, एनल सेक्स बोलो, वजाइनल सेक्स बोलो, अलग अलग तरह का जो पैटर्न ऑफ सेक्स है, ठीक है, तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ एड्स आपको आपकी सेक्स हैबिट जो है वो अगर आप इमीडिएटली चेंज कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देन हाई रिस्क ग्रुप शुड बी रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। ऐसे लोग जो हाई रिस्क एरिया से या ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन्हें ब्लड डोनेट करने ना दिया जाए, मतलब उनको जो है उन ग्रुप के लोगों से ब्लड ना लिया जाए। ठीक है, देन इसके बाद में टूथब्रश, रेजर, अदर आर्टिकल्स, ऐसे चीज़ें जिसका आपके ब्लड जो है वो उसके कांटेक्ट में आ सकता है, ब्लड से कंटेमिनेट हो सकता है, और अगर जो पर्सन है वो अगर इस डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसका ब्लड जो है इन चीज़ों में लग सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो शेयर ना करें, टूथब्रश है, रेजर ब्लेड है और इसी तरह के और भी दूसरे आर्टिकल्स हैं, वो यूज़ ना करें एक दूसरे की। ठीक है, देन बिफोर रिसीविंग ब्लड एंश्योर दैट इट हैज़ बीन चेक्ड फॉर HIV इन्फेक्शन, मतलब जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो या ब्लड डोनेट कर रहे हो तो ऐसे उसमें पहले जांच करें कि इस ब्लड में HIV वायरस है या नहीं। ठीक है, उसके लिए वो पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा रूटीन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन फॉर, कुछ लोगों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए रूटीन मतलब हमेशा एक रूटीन बना लो कि ये चेक होना ही चाहिए। जैसे कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जो डोनर है उसका ब्लड जो है वो इस तरह के कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन से जो है वो ग्रस्त तो नहीं है। इसके अलावा ऑर्गन डोनेट कर रहा है, जो भी ऑर्गन हम ले रहे हैं या जो भी ऑर्गन डोनेट किया जाने वाला है
वो इन्फेक्टेड पर्सन का तो नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में डोनर्स ऑफ सीमेन एंड ग्रोथ हार्मोन, जैसे हमने बात की थी कि सीमेन स्पर्म भी डोनेट किए जाते हैं, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स भी डोनेट किए जाते हैं, तो उन्हें भी पहले चेक कर लिया जाए कि वो इन्फेक्शियस है या नहीं, मतलब इन्फेक्शन फ्री है या नहीं। देन इसके बाद में पेशेंट अंडरगोइंग हेमोडायलिसिस एंड फीमेल्स इन हाई रिस्क ग्रुप हु आर प्रेग्नेंट एंड कंटेम्पलेटिंग फॉर प्रेगनेंसी, मतलब ऐसे लोग जो डायलिसिस पे हैं, मतलब शुगर के पेशेंट होते हैं जिन्हें बहुत हाई जब हो जाता है तो उनको डायलिसिस पे डालते हैं ऐसे, या फिर हाई रिस्क का जो फीमेल है वो अगर प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है या करना चाहती है, ऐसे लोगों का जो है वो पहले टेस्ट कर लिया जाए कि वो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से ग्रस्त है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनका प्रॉपर ध्यान लिया जाए ताकि उन्हें ये डिसीज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि उस पर्सन को एड्स है या नहीं, एचआईवी उसके बॉडी में है या नहीं, तो उसके दो टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट है ये प्रिलिमिनरी टेस्ट कहलाता है और जो दूसरा है वो कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। पहला जो टेस्ट है उसका नाम है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये एक टेस्ट है जो पहला टेस्ट होता है, ये डिटेक्ट करता है कि एचआईवी एंटीबॉडी आपके ब्लड में है या नहीं। उसके बाद में जो सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट को कंफर्म कि मतलब अब कंफर्म हो गया कि भाई इसको एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं, उसके लिए जो है वो वेस्टर्न ब्लॉट करके एक टेस्ट होती है। इसमें जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है ये टेस्ट, जिसमें ये डिटेक्ट किया जाता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है वो है या नहीं, जो भी वायरस है उसका जो वायरल प्रोटीन कोट है वो वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, कोर मतलब सेंटर प्रेजेंट है या नहीं, वो है या नहीं, ये कंफर्म किया जाता है। और उसके बाद में ही ये कंफर्म किया जाता है कि ये पेशेंट जो है ये एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हैं जो लैब में की जाती हैं और जो ये बताती है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट, ठीक है। देन इसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, जैसे बताया कि देयर इज नो क्योर, प्रॉपरली आप उसको क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ जो पेशेंट है उसकी लाइफ स्पैन, उसकी ज़िंदगी का समय बढ़ा सकते हैं, थोड़ी बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ मेडिसिन दी जाती है और उन मेडिसिन को एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहा जाता है। रेट्रोवायरल बताया मैंने, एचआईवी जो है वो रेट्रोवायरल होता है, उसको मारने के लिए या उससे बचने के लिए जो है वो एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन है वो दी जाती है, ठीक है, जो ब्लड में वायरस के नंबर कम कर देती है। वायरल लोड रिड्यूस करना मतलब वायरस के नंबर को कम करना, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उभरने लगता है, टी सेल्स जो है उनके नंबर बढ़ने लगते हैं और आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन हैं जो इसके लिए रिकमेंड किए जाते हैं, तो ये है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में आर्ट कहा जाता है, और उसके तहत जो है वो टेनोफोविल, इसके अलावा EFV दैट इज फेवेनेंस, और इसके अलावा लेमिव्यूडेन जिसे 3TC कहा जाता है। ये ऐसे मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं जो एड्स के पेशेंट्स को जो है वो दिए जाते हैं फॉर अ थेरेपी। देन इसके बाद में एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजी हैव हेल्प्ड अस टू डील विथ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, ये कॉमन यहाँ पे एक बताया गया है कि बायोलॉजी जो है, या अगर हम बोले कि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो इतना ज़्यादा अब एडवांस हो गया है कि उसने मतलब इतना ज़्यादा जो है वो उसमें डिस्कवरीज हो चुकी है कि जिसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा डेंजरस, इन्फेक्शियस और जानलेवा डिसीजेस से भी अपने आप को बचा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन, जिसे हम लसीकरण कहते हैं, या फिर द सेम इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना, ये है इम्यूनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है, उसमें इतना प्रोग्रेस हो गया है कि हम बहुत सारे इन्फेक्शंस डिसीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे कि
बहुत सारे डिसीजेस हैं जैसे कि पोलियो है, डायप्थेरिया है, निमोनिया है, टिटेनस है। तो हमें पता है कि बचपन में ही जो है वो हमें इन सारे जो है डिसीजेस से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं। ठीक है, ये वैक्सीन जो है ये हमें पूरी तरह से मदद करते हैं कि हम जड़ से इरेडिकेट करना, मतलब क्या, इन डिसीजेस को पूरी तरह से जड़ से हमारे बॉडी से या हमारे पूरे लाइफ से जो है वो उसे जड़ से उखाड़ देते हैं, हमारे को ये डिसीज नहीं होने देते। तो जो भी बायोलॉजिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, एडवांसमेंट इसमें आया है। प्लस बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो लगातार नए वैक्सीन्स और नए जो है वैक्सीन्स ऐसे बना रहे हैं विच आर न्यू एंड सेफर, जो हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित है, हमारे शरीर के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे वैक्सीन्स बना रहे हैं। देन इसके अलावा ये भी बताया है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद में एक डेंजरस डिसीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, ये बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है और ये फैलने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इससे बचने के लिए भी जो है वो एंटीबायोटिक जब डिस्कवर हुआ उसके बाद में जो है इससे बचने के लिए मेडिसिन और वैक्सीन्स जो है वो अवेलेबल की गई है। इन शॉर्ट ये बताया गया है कि जो भी साइंस में डिस्कवरी हो रही है, बायोलॉजिकल साइंस में, वो हमारी लाइफ को इन सारे डिसीजेस से बचाने के लिए और हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल और एडवांस बनाने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार। ऐसा नहीं कि हो गया है, अभी भी कोरोना वैक्सीन जो है, कोरोना के ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए भी लगातार जो है वो हमारा बायोलॉजिकल ब्रांच जो है वो रिसर्च ब्रांच जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है। हर कंट्री का जो है वो ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो यही बताना है कि बायोलॉजिकल साइंस जो है दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू हमारा एड्स वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में एडोलेसेंस है, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।